हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम वे प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने 31 में दिया था। तो पहला प्रश्न है, स्वैच्छिक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। जियोरिसा मास्पएंसिस किस जीव की प्रजाति है? तो यह घेंघा की एक प्रजाति है। खासी पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। भारत में हॉर्नबिल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो यह 9 प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी नदी पर बनाया गया है। देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह भी उड़ीसा में स्थित है। नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो 32nd में जो डिस्कस करेंगे वो रहेंगे 4 टॉपिक। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आसाम में है। कोंकण शक्ति 2021। भारतीय नौसेना फ्रिगेट तुशील क्या है ये जानेंगे। फिर महासागर अनुसंधान पोत सागर निधि क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस सेशन में। इसमें दोस्तों जो पहला टॉपिक है वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आसाम में है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने असम सरकार से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के चिन्हित वन्यजीव गलियारों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने को कहा है, इसलिए चर्चा में है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह देहिंग पटकाई तथा रायमोना और राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में नामित किया गया है तथा इसके अलावा यहाँ पर दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचित किया जा चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें असम की, तो असम में देखेंगे यहाँ पर तो 7 नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर रायमोरा है, मानस है, औरंग है, नमेरी है, कांजीरंगा है, दिहांग है और डिब्रू साइकोवा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ यहाँ पर जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान है वो है रायमोरा नेशनल पार्क जो कि 2021 में दर्जा दिया गया, और 7वां जो है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि जून 2021 में इसे टाइटल दिया गया। इससे पहले यहाँ पर 5 नेशनल पार्क थे जो कि अब 7 हो गए हैं। अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह असम राज्य में स्थित है और लगभग 42,996 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकत्र सबसे बड़ी आजीविका और प्रतिनिधि क्षेत्र है। ये वैधानिक स्थिति की बात करें इसकी, तो इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जैव विविधता की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। असम में गेंडों की संख्या में के मामले में पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि पोबी तोरा अभयारण्य विश्व में गेंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य है। कांजीरंगा में अधिकांश संरक्षण प्रयास 4 बड़ी प्रजातियों राइनो, हाथी, बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार गेंडों की संख्या लगभग 2413 है और हाथियों की जनसंख्या लगभग 1100 है। वर्ष 2014 में आयोजित बाघ जनसंगणना के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो कांजीरंगा में बाघों की अनुमानित संख्या 103 थी। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 215 और कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में 120 यहाँ पर टाइगरों की संख्या दर्ज की गई थी। कांजीरंगा में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 प्रजातियों का निवास स्थान है। नदियां और जलमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 इस उद्यान से होकर गुजरता है। उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय हैं और इससे के अलावा यहाँ पर डिप्लू नदी इससे होकर गुजरती है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है कोंकण शक्ति 2021। तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। इसकी शुरुआत भारत के पश्चिमी तट से हुई थी। इससे पहले भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स जिसे फ्रंटियर फोर्स और वेल्स ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप देखेंगे जाकर के 29-13 सेशन तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस अभ्यास के उद्देश्य की,
तो एक दूसरे के अनुभवों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करना और दोनों देशों के बीच में निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करना। इसका उद्देश्य एक विरोधी वातावरण में गठबंधन बलों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यक्रमों में संचालन में सैनिकों को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। भारत और ब्रिटेन के मध्य अन्य जो सैन्य अभ्यास होते हैं उसमें नौसेना कोंकण करती है, वायुसेना इंद्रधनुष करती है, मिलिट्री अजय वॉरियर करती है, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो लंदन इसका कैपिटल है और इसको आप मैप में देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है भारतीय नौसेना फ्रिगेट तुशील P1135.6 श्रेणी। तो हाल ही में P1135.6 श्रेणी का 7वां भारतीय नौसेना युद्धपोत जिसका नाम तुशील है, रूस के कैलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। भारत और रूस के बीच में अक्टूबर 2016 में 4 अतिरिक्त P1135.6 श्रेणी के जहाज़ों के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ था, जिसे रूस और भारत के मध्य 2+2 के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत इन सब श्रेणियों का विकास करना था। भारतीय नौसेना के लिए रूस द्वारा डिज़ाइन और निर्मित जहाज़ को औपचारिक रूप से तुशील नाम दिया गया है। तुशील एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक, शील्ड या ढाल। प्रोजेक्ट 1135.6 को तलवार श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड श्रेणी का है। ये संशोधित क्रिवॉक 3rd श्रेणी के फ्रिगेट हैं, जो कि रूसी एडमिरल ग्रिगोरविच श्रेणी के फ्रिगेट का मुख्य आधार भी है। भारत में तलवार श्रेणी के 6 युद्धपोत सेवा में अभी कार्यरत हैं। यह जहाज़ अत्याधुनिक भारतीय और रूसी हथियारों एवं सेंसरों से युक्त है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशालीता है इसमें, जिसे एक एकल इकाई के रूप में तथा एक नौसेना टास्क फोर्स में कंसोर्ट के रूप में लिटोरल और समुद्र संचालित करने के लिए निर्मित किया गया है। ये रडार से बचने के लिए जल में उत्पन्न हलचल का पता लगाने में उपयोगी है, इसीलिए इसको स्टेल्थ तकनीक का उपयोग भी इसमें किया गया है। स्टेल्थ तकनीक एक ऐसी अवलोकन योग्य तकनीक है जो विमान, लड़ाकू जेट, जहाज़ों, पनडुब्बियों, उपग्रहों, मिसाइलों आदि में कई तकनीकों का उपयोग करके रडार, इंफ्रारेड, सोनार आदि प्रौद्योगिकियों से लगभग अदृश्य रहने में सक्षम होता है। ये भारत और रूस के बीच में सैन्य तकनीकी सहयोग की एक लंबी इतिहास और परंपरा रही है, जिसमें से हमेशा से रूस के द्वारा भारत को सहयोग किया गया है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय भारतीय नौसेना को और अधिक शक्ति प्रदान करने में सहयोग करेगा। अगला टॉपिक है जो यहाँ पर है महासागर अनुसंधान पोत सागर निधि। तो हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भारतीय उपमहाद्वीप के पायनियर महासागर अनुसंधान पोत जहाज सागर निधि का दौरा किया। इससे पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया था। सागर निधि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसे देश के समुद्री अनुसंधान के लिए वर्ष 2008 में कमीशन किया गया था। सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी के बीच का तीसरा शोध पोत है। यह पोत भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने में सक्षम है तथा 45 दिनों तक 10,000 समुद्री मील लगभग 19,000 किलोमीटर की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहला भारतीय ध्वजांकित अनुसंधान जहाज है जो कि सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों को सहने में सक्षम है और 11 तूफानों का सामना करते हुए 66 डिग्री साउथ अक्षांश तक पहुंचता है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास वर्तमान में 6 जहाज है: सागर निधि, सागर मंजूषा, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर तारा और सागर अन्वेषिका, जिसका उपयोग समुद्र के अवलोकन सहित कई महासागर अध्ययनों एवं अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। यदि हम इसके महत्व की बात करें तो ब्लू इकोनॉमी आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और समुद्री संसाधनों की खोज एवं दोहन में भागीदारी हेतु डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन के लिए यह अनुसंधान पोत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, डीप ओशन मिशन। इसको भी मैंने प्रीवियस जो सेशंस है उसमें कवर किया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसका उपयोग सुनामी निगरानी प्रणाली और अपेक्षाकृत दूरी से संचालित वाहनों को लॉन्च करने, खानों दैट मीन्स माइंस एवं गैस हाइड्रेट्स की पहचान करने में किया जाता है। इसका उपयोग भविष्य के गैस हाइड्रेट्स के ईंधन पर समुद्री अध्ययन और जीवन की उत्पत्ति एवं जीर्ण बीमारियों के इलाज के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य को खोजने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की MOES की, तो इस मंत्रालय का प्राथमिक कार्य है मौसम, जलवायु, पर्यावरण, महासागर और भूकंपीय सेवाएं प्रदान करना, जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का दोहन करना। यह प्रासंगिक महासागर प्रौद्योगिकी और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के महासागर सर्वेक्षण व खनिजों एवं ऊर्जा के लिए गहरे महासागरों के विकास में कार्य में संलग्न रहता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई को समुद्र के जीवित एवं निर्जीव संसाधनों के सतत दोहन हेतु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने सारे 4 टॉपिक डिस्कस किए उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी सवालों के जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में तलवार श्रेणी के कुल कितने पोत हैं? समुद्र अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सागर निधि को किस वर्ष कमीशन किया गया था? EEZ का पूरा नाम क्या है? कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? इन सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।